हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज की हम क्लास में बात करेंगे, जैसे कि हमारा मेंसुरेशन 2D चल रहा है। 2D में सिर्फ एक ही फिगर हमारा बचा हुआ है, ट्रायंगल। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। और ट्रायंगल जैसे ही कंप्लीट होगा, देखिए ट्रायंगल एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि आपको ज्योमेट्री में भी पढ़ना रहता है। जैसे ही हमारा ट्रायंगल खत्म होगा आज की क्लास का, जो कि हम कम पढ़ेंगे, बहुत कम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, डिटेल में ज्योमेट्री में ट्रायंगल के बारे में बात होगी। ट्रायंगल खत्म करने के बाद हम आज 2D फिगर से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। जो भी 2D फिगर से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो पहले आइए बात करते हैं ट्रायंगल की। देखिए, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। त्रिभुज वो होता है कोई भी ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है, ट्रायंगल कहलाता है। तीन भुजाएं जब किसी फिगर को क्लोज कर दे तो वो ट्रायंगल कहलाता है। जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप, भुजा ए, बी और सी, इन तीनों से ने जो क्षेत्र घेरा है वो ट्रायंगल होगा। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपसे दो ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा। एक समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसको कि हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और दूसरा होगा आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको कि आप समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और एक जो हमने ऊपर बना रखा है, वैसे तो मैंने इसको नाम ट्रायंगल दिया है और फिर बाद में इसी को हम नाम देंगे कुछ और। तो मैंने तीन फिगर आपके सामने बनाए हैं, आइए ज़रा समझाता हूँ आपको। पहला जो फिगर है, सबको मैं ABC नाम दे रहा हूँ। ABC पहला जो फिगर है उसमें एक एंगल 90 डिग्री है। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो आपका जो फिगर है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। हमने इसको नाम दिया समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल। इसमें आप देखिए, ये जो दो भुजाएं हैं उनमें नीचे वाली भुजा को आधार बोलेंगे आप, और जो ऊपर है उसको क्या बोलेंगे आप, कहेंगे ये होगा जी ऊंचाई। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको आप कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ऊंचाई को आप लंब बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे आप, ऊंचाई को लंब बोलते हैं। ये ट्रायंगल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री। इसमें आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के। अभी हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो मेंसुरेशन में हम इसका परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे पेरीमीटर जो है वो तीनों भुजाओं का योग होगा। सर, ये लंब, आधार और कर्ण का योग ही पेरीमीटर कहलाएगा, मतलब कि A + B + C इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अगर बात करें एरिया, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल की, तो ये हो जाएगा हाफ लंब गुणे में आधार, मतलब कि लंबाई, लंब जिसको आप बोलते हैं, मैं इसको हाइट लिख रहा हूँ, हाइट इनटू बेस, ये इसके एरिया का फॉर्मूला है। इतना सा बस याद रखेंगे, हाफ आधार गुणे में ऊंचाई। इतनी सी बेसिक बात है, सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दो अच्छे अच्छे ट्रायंगल जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। राइट एंगल के बारे में तो सभी जानते हैं। पहला हमारा जो सामने है, मान लीजिए कोई ये ट्रायंगल ABC है, इसको मैं नाम आपके सामने दे रहा हूँ विषम बाहु त्रिभुज। हमने नाम दिया विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु को इंग्लिश में बोलते हैं आपका स्केलन ट्रायंगल। आपने बोला इसका नाम स्केलन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है। मान लीजिए AB की साइड A है, BC की वैल्यू B है और CA की वैल्यू C है। समझ पा रहे हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल ना हो, अलग अलग हो, उसको हम विषम बाहु या फिर स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। अब आइए इसमें क्या करेंगे हम, इसका एरिया कैसे निकलेगा। पेरीमीटर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरीमीटर में A + B + C कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया पूछा जाता है इसका एग्जाम में, ये मैं आपके सामने से मिटा दूँ, चलिए मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। जब आपको इसका एरिया निकालना होता है तब स्केलन ट्रायंगल के एरिया में एक फॉर्मूला लगता है जो कि हीरोज का फॉर्मूला है। हीरो ने इस फॉर्मूले को दिया है, हैरो जिस मैथमेटिशियन का नाम है, तो इन्हीं के नाम पर उनका फॉर्मूला है, हैरोस का फॉर्मूला। आइए देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हैरोस के फॉर्मूले को लगाने से पहले किसी भी ट्रायंगल में हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप होता है, हिंदी में
अर्ध परिमाप। अब आप समझ गए होंगे अर्ध परिमाप क्या होगा। परिमाप का आधा ही सर अर्ध परिमाप होगा। परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये आपका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। मतलब तीनों भुजाओं का योग करके उसमें से जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब हम ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट में ये क्या होगा, आप देखिए एस मतलब कि सेमी पेरीमीटर है यहाँ पर। एस मतलब यहाँ पर क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये इसके एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या कहा आपने, सेमी पेरीमीटर गुणे में सेमी पेरीमीटर में से पहली साइड को माइनस करिए, दूसरी को माइनस करिए और तीसरी को माइनस करिए और मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एग्जाम में दे देता कि ABC एक स्केलेन ट्राइंगल है, इसकी जो साइड्स हैं वो 5, 6 और 7 है। देखिए 5, 6, 7 स्केलेन ट्राइंगल है। ट्राइंगल तभी बन सकता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ट्राइंगल की भुजाएं हो सकती है। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी अगर आप जरूर याद रखेंगे, मान लीजिए ट्राइंगल की 3 भुजाएं हैं ABC, तो ट्राइंगल तभी बनेगा जब 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी साइड्स का योग बड़ी साइड से बड़ा होना चाहिए। सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड शुड बी बिगर देन बिगेस्ट साइड। देखिए छोटी साइड्स कौन सी है, 5 और 6, 5 और 6 छोटी साइड है। इन दोनों का सम करिए, क्या हो रहा है 11। इसका मतलब ये ट्राइंगल बन सकता है 7 से बड़ा है। लेकिन कई बार अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 3, 4, 8, आपसे मैं पूछ लूँ कि बताइए एग्जाम में इतना आ गया कि क्या इससे ट्राइंगल बन सकता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। क्यों, 2 स्मॉलर साइड कौन सी है, 3 और 4, क्या इनका सम 8 से बड़ा है, नहीं। तो जब 3 और 4 8 से बड़ा नहीं है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। अब एक 3 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ खींचूंगा इतना और एक 4 की खींचूंगा तो देखिए मिल ही नहीं पाएंगी। आप इन्हें को सबसे नीचे भी लेकर आओगे तो 3 सेंटीमीटर यहाँ तक पहुँचेगा, 4 यहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि 3 और 4 7 होता है। ये लाइनें मिल नहीं पाएंगी और जैसे ही नहीं मिल पाएंगी ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। इसका मतलब दोनों छोटी साइड का सम बड़ी साइड से भी बड़ा होना चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखेंगे। अब अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ कुछ इस प्रकार से कि 10, 5 और 4, क्या ट्राइंगल बन पाएगा, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 5 और 4 का सम 9 होता है, 10 से छोटा है। लेकिन यही होता 10, 5 और 5 क्या बन पाएगा सर, नहीं बन पाएगा, क्योंकि सम बड़ा नहीं है, इक्वल है। जब तक बड़ा नहीं होगा ट्राइंगल नहीं बनेगा। 10, 5, 6 बन जाएगा बिल्कुल। 2 छोटी साइड का सम बड़ी से बड़ा होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। तो ये एरिया, अब हम एरिया निकाल रहे थे इसका, तो S क्या होगा इस केस में। आप बार बार इसको मत रटिए, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हमने कहा सेमी पेरीमीटर, इस पेरीमीटर का आधा, 5 और 6 11, 11 और 7 आपका हुआ 18, 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा मतलब 9, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 9 अंडर रूट में। S माइनस ए, अब कुछ नहीं करना, S मतलब 9 में से एक बार 5 को, एक बार 6 को, एक बार 7 को घटाना है। 9 में से 5 जाता तो 4 गुणे में 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 जाएगा तो 2 बचेगा। हम देख पा रहे हैं इससे 3 बाहर आ जाएगा, इससे 2 बाहर आ जाएगा, 6 रूट 6 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इतनी सी बात, बहुत आसान सी बात है। तो ये था आपका स्केलेन ट्राइंगल मतलब कि विषमबाहु त्रिभुज। ये एरिया का फॉर्मूला याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका एरिया निकालने की और कोई भी दूसरी भी मेथड बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक अगले ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्राइंगल से मतलब है समबाहु त्रिभुज। देखिए ये ट्राइंगल ABC है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखिए लैटरल का मतलब होता है जो तिरछी भुजाएं होती है, आपने पढ़ा है ना लैटरल सरफेस एरिया, जो तिरछी भुजाएं होती है। इक्वी का मतलब इक्वल, तो जो तिरछी भुजाएं, जो तीनों तिरछी भुजाएं हैं वो इक्वल जब होगी तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा, हिंदी में समबाहु त्रिभुज।
समबाहु जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें सारी चीज़ें अगर ये साइड्स बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, लेकिन एंगल की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ज्योमेट्री नहीं है। अभी हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं ए से एक लाइन खींचता हूँ जो कि सीधी सीधी होगी तो वो इस पर लंब हो जाती है, हमेशा इस पर क्या हो जाती है, लंब, और वही लंब इस भुजाओं को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं एरिया निकालने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जब इसको ये दो बराबर भागों में बांट देगी तो अगर ये पूरी लाइन ए थी तो ये कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे a/2 हो जाएगी, और अगर ये a/2 हो जाएगी, ये a है और ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका h की वैल्यू निकाल लेंगे हम, इसकी हाइट निकाल लेंगे। आपको और सरल करने के लिए, ताकि ये a/2 ना आए, मैं एक साइड को 2a मान ले रहा हूँ। ये 2a है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, पूरी की पूरी 2a हो जाएगी। और जब आप इस पर लंब डालेंगे तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, इसका मतलब ये a बन जाएगी। ये कितनी बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक a। अब मुझे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता करना है h, तो वही फिर से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। कर्ण हो जाएगा 2a, ये है लंब और ये है आधार a, तो 2a का वर्ग, मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये किसी काम का नहीं है आपका, आप सीखिए। 2a का वर्ग बराबर होगा किसके वर्ग के, h के वर्ग के प्लस a के वर्ग के। मैं इतने ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ आपके सामने जो मैंने इससे समकोण त्रिभुज बना लिया था, ये वाला, इसको ध्यान से देखिए। 2a का वर्ग मतलब कि 4a² हो जाएगा इज इक्वल टू h² प्लस a²। h² की जो वैल्यू होगी आपके सामने आ जाएगा 3a², और जब आप h इज इक्वल टू निकालेंगे तो √3a हो जाएगा। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3a। ये क्यों मैं सॉरी, ये 4 कहाँ गया, हाँ माइनस किया, 3 बचा, उधर h बच जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी √3a। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, 4a², ये h² है, ये a² है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4a², ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 3a² बचेगा, इज इक्वल टू h² अपनी जगह पर रहेगा, और h की वैल्यू हाँ ये आ जाएगी। वैसे 2/√3 कुछ आना चाहिए इसको। चलिए एक मिनट, मैं ये चलिए h की वैल्यू आ जाती है यहाँ से। h जो है समबाहु त्रिभुज की क्या है, हाइट है, मान लीजिए ये हाइट की वैल्यू है, हाँ ये इसलिए आई है √3a, क्योंकि अगर ये a इस केस में 2a रखा था मैंने, इसलिए अगर ये a 2a ना होकर, अब मैं इसको एक्चुअल में कर रहा हूँ, अगर ये 2a नहीं होता, आप ऐसे तो कंफ्यूज हो सकते हैं बाद में, ये गलत कर देंगे आप, a 2a होगा तब ये पॉसिबल है। और अगर a यहाँ पर अगर मैंने पहले 2a रखा था, तब मैं इस a को क्या रख दे रहा हूँ, a/2 रख दे रहा हूँ, इस a को a/2 रख दे रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा √3/2a। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। एक्चुअल में फॉर्मूला ये है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। √3a, मैंने √3a मेरा इसलिए आया क्योंकि मैंने a को 2a माना था, पहले a को डबल मान लिया था, अब मैं उस a को एक्चुअल करके यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये इसलिए 2a माना था ताकि कैलकुलेशन डिफिकल्ट ना हो। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2a, क्योंकि a जो है वो a/2 था, ना कि 2a था, ठीक है। a/2 से मतलब पहले 2a था, तो अब उससे 2 से भाग दे के वापस उसको करंट पोजीशन में लाऊंगा, तो हाइट जो होगी वो √3/2a हो जाएगी। ये मैंने क्यों बताई है आपको हाइट, आइए जरा समझाता हूँ। अगर ये हाइट है और अगर मैं इसका एरिया निकालने का बोलूँ, अब समबाहु त्रिभुज का एरिया जब निकालेंगे आप, तो आप हमें पता है हाफ आधार गुणे में ऊंचाई होता है, आधार गुणे में ऊंचाई होता है। आधार होगा 1/2, 1/2, आधार क्या होता हमारा a। अभी मैंने 2a इसको करने के लिए किया था, एक्चुअल में अब मैं वापस इनको a लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो आधार कितना हो जाएगा आपका a, और ऊंचाई क्या हो जाएगा √3/2a, √3/2a। आप देख पा रहे हैं जब मैं इसका गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा √3/4a²। ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम लोगों को ये याद नहीं रहती है। हाइट क्या होगी, h इज इक्वल टू √3/2a, और एरिया क्या होगा √3/4a²। अब देखिए एग्जाम में आपको सिर्फ हाइट देकर इसका एरिया पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, अगर मैं बोल दूं कि किसी समबाहु त्रिभुज की, याद रखें फिगर का नाम इंपॉर्टेंट है, होता है याद रखना, किसी समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है वो 2√3 है, h की वैल्यू कितनी दी है 2√3, एरिया बताइए, आपसे पूछ लिया एरिया बताइए। अब आपके सामने हाइट दी हुई है, हाइट से आपको क्या पूछ लिया, एरिया।
सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसी ट्राइंगल में लग सकता है, हाइट से डायरेक्ट एरिया पूछने वाला। क्यों? क्योंकि हाइट और एरिया का सीधा संबंध सिर्फ समबाहु त्रिभुज में होता है। तो देखिए हाइट दी है 2√3 और एरिया पूछ लिया, तो ये आप कर तो तभी पाओगे ना जब हाइट से आपको साइड, क्योंकि एरिया के लिए साइड चाहिए, तो हाइट और साइड का रिलेशन पता होगा तब आप ये कर पाएंगे। मुझे पता है h इज इक्वल टू कितना होता है, √3/2a, √3/2a। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है कि मुझे याद कैसे रहेगा, √3 ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो आप खुद बताइए। ये a है साइड, a क्या है उसकी साइड है, और h क्या है आप कहेंगे हाइट है। h अगर हाइट है तो h तो कम होगा ना सर a से, क्योंकि a तिरछी भुजा है और h सीधी सीधी है, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं। h कम होगा a से, इसलिए बड़ी वाला जो नंबर है 2 बड़ा है √3 से, 2 को नीचे रखना है, √3 को ऊपर रखना है। बड़ी वैल्यू को नीचे रखोगे तभी तो छोटी वैल्यू निकल कर आएगी, और a की जो वैल्यू है वो a से हमेशा कम आनी चाहिए। अब देखिए h की वैल्यू दी है 2√3, ठीक है, तो h की जगह मैं रख देता हूँ 2√3 इज इक्वल टू √3/2a। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 जा 4 हो जाएगा। तो मुझे मिल गया कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। एरिया के फॉर्मूले में रख दीजिए। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4, a का स्क्वायर मतलब 4 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4√3, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था कॉन्सेप्ट इसके पीछे कि इसकी 2 चीज़ आपको याद रखनी है। एक रखना है आपको हाइट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूला आप रट लेंगे इसकी हाइट का, कहाँ से आया ये हाइट मैंने आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर बता दी। एरिया कहाँ से आया, √3/4 a² मैंने आपको बता दिया, आधार गुणे में ऊंचाई होता है। ऊंचाई मैंने आपको यहाँ पर निकाल कर प्रूफ की थी, ऊंचाई को आधार से जब मैंने गुणा कर दिया तो ये आपका एरिया आ गया। उम्मीद करता हूँ ये पूरी बात आप आसानी से समझ गए होंगे। तो ये था हमारे मेंसुरेशन में ट्राइंगल के मतलब की बात। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा, पहले आप उसको नोट कर लीजिए या पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ मैं क्वेश्चन सिर्फ बोलूँगा आपके सामने। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। इसको मैं मिटा रहा हूँ। थ्री डाल दिया था मैंने ऊपर, जबकि ये 2D है। 2D की हम बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड, एक आयताकार जो मैदान है उसकी जो लंबाई है आपके सामने वो 80 मीटर है। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 80 मीटर है और विकर्ण की लंबाई 100 मीटर है। तो इसकी चौड़ाई और हमें क्षेत्रफल बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको दिखेगा स्क्रीन पर ही। अभी हम देख लेते हैं कि हमें क्या दिया है। हमें दिया है कि एक आयताकार मैदान है। आपके दिमाग में आना चाहिए आयत होता क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एक आयताकार ये मैदान है, उसकी लंबाई हमें दी हुई है कि लंबाई जो है वो 80 सेंटीमीटर है, 80 मीटर है। मैदान है बड़ा सा, 80 मीटर लंबाई है। और आपको दे दिया कि उसका जो विकर्ण है, विकर्ण से मतलब ये 100 मीटर का है। हमसे सिर्फ पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, मतलब कि इसका एरिया बताइए। तो देखिए हमसे जो पूछा गया है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिगर में क्या क्या होता है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। लंबाई हमें दी हुई है 80 मीटर्स है। लेंथ और ब्रेथ की अगर बात करूं, जिसको हिंदी में चौड़ाई बोलते हैं, अगर हमें चौड़ाई पता होगी तभी तो हम एरिया पता कर पाएंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। अगर मैं बात करूं चतुर्भुज की, चतुर्भुज में लंबाई गुणा चौड़ाई, कोई त्रिभुज होता है तो उसमें 1/2 लग जाता है। लंबाई मेरे सामने पहले से दी हुई है 80 और चौड़ाई मुझे पता नहीं है। चौड़ाई मैं कैसे निकालूंगा? आप कहेंगे सर ये कारण है, ये आधार हो गया, ये समकोण त्रिभुज, क्योंकि रेक्टेंगल एक समकोण त्रिभुज। लंब का वर्ग मतलब कि 100 का वर्ग माइनस की 80 का वर्ग जो आएगा वो मेरी चौड़ाई आ जाएगी। मैंने कैसे किया? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। चौड़ाई निकालना है तो ये माइनस में चला जाएगा। इतने समझदार आप हैं, ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। 100 का वर्ग हो जाएगा आपका 10,000 माइनस इसका वर्ग हो जाएगा 6,400। अगर आप माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 3600। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, जैसे अब में चौड़ाई का स्क्वायर है, अंडर रूट में 3600 आ जाएगा।
तो अब इतनी बड़े नंबर को कैसे करना है, आपको कैसे करना है कि ये जो नंबर है इसमें इसको 36 इंटू 100 लिखेंगे आप, इस प्रकार चीज़ों को सीखेंगे। 36 इंटू 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 और 36 का क्या होगा 6, तो 6 गुणे में 10 ये हो जाएगा 60। आपके पास चौड़ाई 60 आ गई है, लंबाई गुणे में चौड़ाई आप कर देंगे 48 मीटर स्क्वायर। बड़ा ही आसान सवाल था, तुरंत इसको कर ले जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेसिक से सवाल करवा रहा हूँ आपसे, बहुत छोटे छोटे सवाल। फिर नंबर ऑफ टाइल्स की भी हम बात करेंगे, कितनी टाइल्स लगेगी। अगला सवाल हमारे सामने, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 है, वर्ग है उसका विकर्ण है 15√2, हमें क्षेत्रफल बताना है। तो आइए देख लेते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है। आपने कहा सर वो ऐसी आकृति जिसके सारी साइड क्या हो, इक्वल हो, वो वर्ग होता है। उसका विकर्ण दिया है 15√2, ये दिया है 15√2, इसका मुझे विकर्ण दिया है। आप खुद बताइए, ये जब भी वर्ग से या आयत से क्वेश्चन आएगा मतलब समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। हमने सीख लिया है पहले ही कि पाइथागोरस थ्योरम से इसका विकर्ण, अगर ये साइड ए है तो विकर्ण आता है a√2। a√2 मुझसे पूछा है एरिया, क्षेत्रफल को अब मैं हर बार एरिया लिखूंगा इंग्लिश में। एरिया पूछा है, एरिया इसका क्या होता है a इंटू ए स्क्वायर। अब मुझे a की वैल्यू पता होगी तो मैं एरिया निकाल पाऊंगा। a√2 की वैल्यू मुझे दी हुई है, a√2 की वैल्यू दी हुई है 15√2। मैंने आपको उस दिन भी बोला था √2 से √2 सीधा कट जाएगा, a = आ जाएगा 15। तो साइड आ गई 15 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, जो भी आपको यूनिट दी होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखें छोटी छोटी चीज़ों को तो तुरंत याद ही कर लीजिए कि जो विकर्ण होगा वो a√2 होगा, √2 से √2 कट जाएगा। ये क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट भी हो सकता था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आज आपको इस क्लास में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया बताना है। एक वृत्त आपके सामने ये है इसका सेंटर O। वृत्त की परिधि मतलब कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर जो है वो 88 सेंटीमीटर है और हमसे एरिया पूछ लिया है। एरिया अगर आपसे पूछ लिया है तो आपको पता है एरिया आप तभी निकल पाएंगे जब आपको पास r की वैल्यू हो, रेडियस की वैल्यू हो। मतलब एरिया का फॉर्मूला होता है πr², लेकिन मेरे पास r की वैल्यू नहीं है, मुझे इस पेरीमीटर से r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पेरीमीटर होता क्या है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। क्या होता है 2πr। 2πr की वैल्यू दी है 88 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7, r मुझे पता करना है = 88। 22 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 से 2 टाइम कटेगा, r = 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। एरिया पूछा है तो 22/7, ये है r की वैल्यू 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 इंटू 14, 7 से ये 2 टाइम्स कटेगा, 22 इंटू 28 हो जाएगा। जब आप गुणा करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा गुणा करने के बाद स्क्वायर में। अच्छा, दूसरी तरीके से अगर मैं इसको शॉर्ट तरीके से करूं, और अब हम सीख लेते हैं, जैसे हमने उस दिन सीखा था कि रेडियस और पेरीमीटर में हमने एक संबंध सीखा था। हमने बोला था अगर रेडियस 7 है तब पेरीमीटर कितना होता है 44 होता है। ये हमने उस क्लास में प्रूफ भी किया था। रेडियस 7 है तब पेरीमीटर कितना है 44। इस केस में हमें इस बार पेरीमीटर दिया हुआ था, 88। कितना दिया था 88। तो आपको पता है पेरीमीटर जो हमारी वैल्यू जो हमें पता है 44 से उससे 2 टाइम्स पेरीमीटर दिया हुआ था। हमें पता है जब पेरीमीटर 44 होता है तब रेडियस 7 होती है, या फिर रेडियस 7 होने पर पेरीमीटर 44 होता है। इस बार 88 दिया था, मतलब 44 का डबल दिया था। इसका मतलब रेडियस भी 7 की डबल होगी, 14 होगी। तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट मुझे पता चल जाता कि रेडियस जो है वो 14 है और इसमें रखता और मेरा आंसर आ जाता। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस बात को। आगे बढ़ता हूँ मैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बेस बनाते चलिए, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने।
एक समलंब चतुर्भुज की, पहले मैं समलंब चतुर्भुज बना देता हूँ, जैसे आपको आना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज कैसे बनेगा। ठीक है, इस फिगर को आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखेंगे जब आप इस वीडियो को करेंगे। आप पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद फिर करिए। एक समलंब चतुर्भुज की क्या दिया है आपको, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की जो माप है वो कितनी है, आपने कहा 10 सेंटीमीटर है। अगर आपने पिछली वीडियोस को अच्छे से देखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 10 सेंटीमीटर है, इनके मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर। जब इनके मध्य की दूरी की बात चले तो आप कंफ्यूज ना हो, मध्य की दूरी से मतलब इस लंब की दूरी। इनके मध्य की दूरी क्या है, ये है, इनके मध्य की दूरी दी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बताएं। मतलब हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, जो मैंने x मान ली, और इसका जो एरिया है जो हमें दिया हुआ है, एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैंने पढ़ा हुआ है कि समांतर भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई बराबर एरिया होता है। तो आपने कहा समलंब चतुर्भुज का एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, आपने कहा एरिया का इसमें फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड 10 प्लस एक्स, तो आप कहेंगे 10 प्लस एक्स गुणे में हाइट है 4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू कितनी दी है 30। मैं ऐसा लगाता, एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं मतलब पैरेलल साइड का योग, समांतर का योग गुणे में ऊंचाई। ये फॉर्मूला प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं, ये इससे 2 टाइम्स कट जाएगा और उधर जाएगा तो 15 बचेगा। क्या बचेगा 15, तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15, एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमसे यही पूछा था कि दूसरी भुजा की लंबाई बताइए, तो ये कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें एरिया दिया था। जब कोई भी इक्वेशन में इतनी इक्वेशन दी है, अगर सारी वैल्यू दी है और एक वैल्यू पूछी है तो हम कैलकुलेट करके उसको निकाल लेते हैं। तो ये जो है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आ जाएगी आपके समलंब चतुर्भुज में। इंपॉर्टेंट ये है कि आप फिगर को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, कितने अच्छे से बना पाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आ रहा होगा। बड़ी आसानी से अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, एकदम फ्लो में क्वेश्चंस को करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक आयत है, एक आयत है आपके सामने। आयत को आप हमेशा नाम देंगे ABCD, जो कि नाम यहाँ से शुरू होगा ABCD। आप कहेंगे सर नाम यहाँ से नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकते हैं, पर सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। आप हमेशा याद रखें जो नाम देंगे वो एक ही बार देंगे। कहने का मतलब अगर आप आयत को ABCD नाम दे रहे हो तो हर बार यहीं से ABCD स्टार्ट करें। इससे क्या होता है, कुछ समय बाद आपको चीज़ें रट जाती है। आपको पता है अगर AB भुजा, जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो बार बार फिगर नहीं देखना पड़ेगा, आपके दिमाग में इमेज रहेगी कि मैं AB को हमेशा नीचे ही बनाता हूं, तो इससे आपका टाइम बचेगा। उसने क्या बोला कि आप इसको क्या कर रहे हैं, इसकी जो लेंथ है उसको 10% बढ़ा रहे हैं और जो ब्रेथ चौड़ाई है उसको 10% कम कर रहे हैं। तो बताइए एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। दिया आपको कुछ भी नहीं है, तो आपको मान के क्या चलना है। देखिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस प्रकार की क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, या तो इनको 10 मानिए या 100 मानिए, कैलकुलेशन जिससे इजी हो जाए। 10 या 100 क्यों, क्योंकि उनमें एक जीरो लगी है और जीरो जिसमें लगी है उसमें कैलकुलेशन करना ईजी होता है। तो देखिए मैंने मान लिया कि पहले मेरे पास जो दिया था, जो रेक्टेंगल था, उसका जो लेंथ थी वो भी 100 थी और चौड़ाई भी कितनी थी 100 थी। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर ये बराबर कैसे हो सकती है आयत में। अरे बराबर है थोड़ी, आप तो मान कर चल रहे हैं ऐसा कि ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो फिर ये स्क्वायर बन जाएगा। कुछ भी बने हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मानना है ना। ये 100 थी है। अगले फिगर में क्या बोल रहा है, आपसे बोला गया है कि इसको 10% बढ़ा दिया जाए। किसको 10%, ये देखिए 100 का आप जितना परसेंट निकालेंगे वो उतना ही, 100 का 10% 10 ही होगा। तो एक बात बताइए, पहले 100 थी 10% बढ़ गई तो 100 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 110। लंबाई इस सेंस में 110 हो जाएगी। बोल रहा है पहले चौड़ाई 100 थी, अब 10% कम हो गई तो 100 से 10 कम हो जाएगी -10%, तो 100 से कितनी बच जाएगी 90 बच जाएगी।
ठीक है, इतनी बात को समझ पा रहे हैं। अब मेरे पास दो फिगर हैं, एक बात बताइए, इसका एरिया और इसका एरिया का डिफरेंस पूछा है, तो इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई, 100 गुणे में 100, 10,000 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं मैंने जीरो वाला क्यों माना था, इजी पड़ रहा है मुझे। इसका एरिया क्या हो जाएगा, आपने कहा लंबाई 110, चौड़ाई 90, 11 9 जा 99, 9,900 मीटर स्क्वायर। अब आप खुद बता देंगे, पहली बात तो एरिया बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आप कहेंगे यहाँ 10,000, यहाँ 9,900, तो एरिया 100 मीटर स्क्वायर कम हो रहा है, मीटर स्क्वायर। एरिया पहली बात तो कम हो रहा है, कम कितना हो रहा है, आप कहेंगे 100 मीटर स्क्वायर कम हो रहा है। परसेंटेज के फॉर्म में पूछा है तो आप कहेंगे कितना कम हो रहा है, 100 कम हो रहा है। पहले कितना था, 10,000 कम था, ऐसा लिखते हैं ना, जिसको निकालते हैं उसको ऊपर, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, यहाँ नहीं बताना चाहिए डिटेल में, है ना। तो उन्होंने बोला कितना परसेंट कम हो गया, मतलब पहले 10,000 था, कम कितना हो गया, 10 कम हो गया, 100 कम हो गया। और परसेंटेज के फॉर्म में मतलब वैल्यू जब परसेंट निकालते तो 100 का गुणा करते हैं। सबसे सब कट जाएंगे, सारी जीरोस कट जाएंगी, इतने ही आ रहा है 9,900, 1199 ये था और 00। तो क्या देख पा रहे हैं आप, सब गुणा करने पर 1% आ रहा है। कितना आ रहा है, 1%। और 1% की कमी या बढ़त, तो आप कहेंगे 1% क्या हो रहा है, कम हो रहा है एरिया, क्योंकि पहले 10,000 मीटर स्क्वायर था, आज 9,900 मीटर स्क्वायर है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस बात को। हाँ, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बिल्कुल, इसका दिया हुआ है ऑप्शन 1%। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करूँगा। आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाती है और चौड़ाई में 40% की वृद्धि, तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप जरा करके देखें। बोल रहा है कि लंबाई में जो है वो 20% की कमी और चौड़ाई में 40% की वृद्धि। चौड़ाई में 40% को आपको 40% प्लस करना है और लंबाई में 20% की कमी करनी है, मतलब -20%। ठीक है, करते हैं इस सवाल को। देखिए, इसको परसेंटेज से भी किया जाता है, फ्रैक्शन बनाकर भी किया जा सकता है, लेकिन मेरा अभी वो मकसद नहीं है कि आपको उसमें उलझाऊं मैं। अभी मेरा काम है सीधे सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं वीडियो देखने वाले जो थोड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, वो बोलेंगे नहीं मैं 40 का फ्रैक्शन बनाकर कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं आप, मेरा मकसद मेंसुरेशन पढ़ाना है, नंबर सिस्टम नहीं है। देखिए, अगर आप लंबाई को 20 कम करेंगे तो ये लंबाई कितनी बच जाएगी आपके पास, 80 बच जाएगी। यही पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में हम। और चौड़ाई को 40% बढ़ा रहा है, तो 40% बढ़कर 100 + 40 कितनी हो जाएगी, 140। देखिए, 40% बढ़ाने को आप तभी 40 बढ़ा पाएंगे जब आप पहले से 100 मान कर चलें। आप सोच रहे हैं कि मैं 50 मान लूं और 40% बढ़ा रहा हूं, 50 और 40 90 कर दूं, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्योंकि 50 का 40% फिर 20 होगा और फिर 50 में 20 जुड़ेगा। इसलिए आप 50 कभी मत मानिए, आप हमेशा 100 मानिए और इस नंबर को, परसेंट को डायरेक्ट जोड़ते हुए चलिए। बताइए पहले एरिया क्या होगा, पहले की कंडीशन में हमेशा एरिया 100 × 100 ही रहेगा, तो 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे केस में एरिया कितना होगा, 2 जीरो तो है ही, 80 है ना, 14 8 जा 120, 112 और 00। अब बताइए एरिया, पहली बात तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर 1,200 बढ़ रहा है, 1200 मीटर स्क्वायर बढ़ रहा है। किस पर, आपने कहा पहले 10,000 था तो 10,000 को नीचे रखो, इनटू परसेंट में निकालना है तो 100, सब जीरो कट जाएंगे, कितना परसेंट आ जाएगा, 12% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। अच्छा, अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो देखिए एक फॉर्मूला और बताता हूँ आपको मैं, जिसमें बढ़ना घटना इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर फॉर्मूले में, क्वेश्चन में इतनी बात समझ में आ गई होगी 12%, इसको एक और तरीके से मैं आपके सामने बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, जो चीज़ बढ़ रही है, जो भी चीज़ बढ़ रही है उसको प्लस में लेकर चलेंगे। ये बात तो आप भी जानते हैं, जो चीज़ बढ़ेगी वो प्लस में जाएगी और जो चीज़ घट रही है वो माइनस में जाएगी। जहाँ पर भी एक बार भी घटने की बात आ जाए तो दोनों का गुणा करने पर हमेशा माइनस लगेगा। आप सुनते जाइए बस। और अगर दोनों जगह प्लस हो तो गुणा करने पर भी प्लस लगेगा। मैंने क्या बोला है देखिए बताता हूँ। पहले मैंने बोला कि जो लंबाई है, चौड़ाई है 40% बढ़ रही है, तो 40 प्लस का 40, ठीक है, 40% बढ़ रही है। पहले किसी को भी रख, लंबाई जो है वो 20% कम हो रही है तो -20,
ये बढ़ रही थी तो प्लस, ये घट रही थी तो -20। अब क्या हो रहा है, फिर लगाएंगे हम माइनस। क्यों लगाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है हमेशा। एक भी माइनस आ जाने पर क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। तो यहाँ लग गया माइनस, दोनों का गुणा करिए, 40 और ये 20 और 40 कितना हो जाएगा 800, डिवाइड बाय आप कर दीजिए 100, 0 से 0 कट जाएगा, 8 बच जाएगा यहाँ पर। 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 माइनस 8 12 आपका आंसर आ जाएगा। प्लस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को। मैंने बस ये बोला है, अगर कोई चीज़, जो चीज़ बढ़ रही हो प्लस एक्स, कम हो रही है, अगर दोनों ही बढ़ रही है तो दोनों प्लस लग जाएंगे, प्लस एक्स बाय डिवाइडेड बाय 100, अगर दोनों बढ़ रही होती। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बढ़ रही होती तो प्लस एक्स माइनस एक्स बाय डिवाइडेड बाय 100, दोनों अगर माइनस हो रही थी तो दोनों जगह माइनस लगाइए, माइनस एक्स माइनस बाय माइनस प्लस एक्स बाय डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ये प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस। इस प्रकार एक्स बाय यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, आगे पीछे इनको कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है अगर आप चाहें तो, पर मैं चाहूँगा अभी आप इसमें ना उलझे, आप बेसिक तरीके से सवाल को सॉल्व करते चले। उसके बाद जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपके सामने ट्रिक्स भी लाकर रख दूंगा, इनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले सीखे तो हम उस चीज़ को। जब तक आप किसी चीज़ को फील नहीं करेंगे तब तक, और आप मास्टर बनने की कोशिश करेंगे तो बहुत गलत होगा। पहले किसी भी चीज़ को फील करिए, पैसेंस रखिए। कोई ऐसे ही बहुत बड़ा या फिर ऐसे ही नहीं बन जाता है, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है। जितनी छोटी चीज़ों को आप कंसीडर करेंगे उतने बड़े आप बनते चले जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एकदम छोटी छोटी बेसिक चीज़ों पर करिए फोकस। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान जो है, एक आयताकार मैदान दिया है जिसकी लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई जो है वो है आपकी 60 मीटर। लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर। बोला है इसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ठीक है, और आगे क्या दिया है, तो बताओ रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले समझना पड़ता है। कई बार बीच में रास्ता बनाया गया है, चारों तरफ बनाया गया, ये सारे ही क्वेश्चन अब मैं इस कॉन्सेप्ट से आपको करवाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपने कई बार देखे भी होंगे। मान लीजिए कोई आयताकार मैदान है, ये आपके सामने रहा आयताकार मैदान, हम बना लेते हैं। ये जो दिया है वो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयताकार मैदान की जो है वो लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई जो है वो है 60 मीटर। इसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। बाहर नहीं बना है, अंदर बना है, मतलब ये बाहर की बाउंड्री ऑलरेडी बनी हुई है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो आप खुद बताइए कुछ इस प्रकार बनेगा। ये वाला, ये जो रास्ता है वो 5 मीटर चौड़ा है। क्वेश्चन को समझिए, जितना अच्छा समझ जाएंगे उतना अच्छा आप सॉल्व कर पाएंगे। ये जो रास्ता है, रास्ते की जो चौड़ाई है, मतलब सर यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है वो 5 मीटर है। हम भी पार्क जाते हैं, चारों तरफ रास्ता बना होता है 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना है, पूरा कितना है 5 मीटर। सभी साइड्स इसकी 5 मीटर, मतलब पूरा। अब रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। कई लोग क्या गलती कर देते हैं इसमें। देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस पार्ट का एरिया निकालें, इसका निकालें, चारों को जोड़ दें, एरिया आ जाएगा किसका, रास्ते का। लेकिन जब आप करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस लाइन को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस लाइन को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तब ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा अपने आप में, जिसकी चौड़ाई 5 हो जाएगी और लंबाई पूरी 80 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार जैसा ये वैसा ये, फिर यहाँ पर ये 2 छोटे छोटे टुकड़े बच जाएंगे। एक तो ये वाला, यहाँ से इतना टुकड़ा बच जाएगा क्योंकि ये तो पूरी आपने निकाल ली, और एक ये वाला टुकड़ा बच जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसकी भी चौड़ाई 5 हो जाएगी और लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 ये कम हो गई, 5 ये कम हो गई, तो 5 तो ये चौड़ाई है, टोटल 60 थी, 60 में से 5 हो गई तो ये बचेगा 50। इतना करने में काफ़ी हमें दिक्कतें आएंगी और काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, देखिए रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ सर कि पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकाल लूँ।
पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकाल लूँ। और इस रास्ते की वजह से अंदर भी तो एक आयात बन गया जो कि खाली है, जो कि मैदान ही है। अंदर भी एक क्या बन गया, आयात बन गया जो कि खाली है। तो इसमें पूरे क्षेत्रफल में से इस खाली वाले क्षेत्रफल को घटा दूं तो मेरा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो आइए तो पहले देख लेता हूँ मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। आप कहेंगे 80 × 60, क्योंकि ये एक आयताकार मैदान है। तो 80 × 60 इज इक्वल टू 4800 मीटर स्क्वायर। आधा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणों में चौड़ाई। तो मैंने कहा मैदान का एरिया, मैदान का एरिया ये आ गया आपके सामने। अब मैं क्या करूंगा, जो अंदर मैदान बचा है उसको, तो उसके लिए मैं साइड से निकाल लेता हूं। देखिए पूरी कितनी थी 80। आप कहेंगे अगर ये 5 मीटर चौड़ा है तो 5 इधर से चला गया और 5 इधर से चला गया। जितना अच्छा फिगर बनाएंगे उतने अच्छे से समझ पाएंगे। 80 में से 5 5 चला गया, 5 इधर 10 चला गया, तो बचा कितना 70। इसी प्रकार ये पूरा 60 था, 5 ऊपर चला गया और 5 एक ही तरफ से सॉल्व करिए। मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए। 5 अगर इधर से चला गया तो इधर से भी चला गया, नीचे से चला गया तो ऊपर से भी चला गया। इसका मतलब 5 इधर से 5 इधर से, 10 इसमें से भी चला गया, कितना बचा 50। 70 × 50 मतलब अंदर वाले क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा गुणा कर दो 3500 मीटर स्क्वायर। ये अंदर वाले का मैंने अंदर रख दिया, ये अंदर का था, वो पूरा बाहर का था। तो बचा हुआ कितना है, माइनस कर दीजिए आप 1300 मीटर स्क्वायर। 1300 मीटर स्क्वायर 1300 मीटर स्क्वायर 1300 मीटर स्क्वायर जो है वो इस पाथ जो आपने रास्ता बनाया है उसका क्षेत्रफल है। उम्मीद करता हूं बात को समझ गए होंगे। करना क्या है, जितना भी चौड़ा रास्ता होगा उसका डबल करके लेंथ में से माइनस करना है। क्यों डबल क्यों किया सर, क्योंकि वो दोनों तरफ बना हुआ है। डबल किया, 5 का डबल 10 तो बचा हुआ 70, 5 का डबल 10 तो बचा हुआ 50। तो 50 × 70 3500 ये अंदर वाला क्षेत्रफल था। हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा था। उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ गए होंगे, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन में कुछ दूसरा जो मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ उसको देखिए जरा किस प्रकार पूछा जाता है। यही क्वेश्चन है हमारे सामने, आपसे फिर से बोला गया है कि एक 80 मीटर और 60 मीटर लंबा क्या है आपके सामने, एक 80 और 60 मीटर लंबा आयताकार मैदान है। इसमें क्या किया, उनने ये बोला है कि इसमें 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है जो कि मैदान के बीचों बीच है, और रास्ते बनाए गए हैं 2 जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो अब समझने वाली बात है, क्या बोला है, मैदान के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो मैं मैदान के बीचों बीच कैसे बनेगा आपको समझना पड़ेगा। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। सर इसकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है। अब अगर आपसे पूछता हूं मैं कि इसकी लंबाई क्या है, तो आप कहेंगे लंबाई तो वही है ना जो मैदान की लंबाई है, यहां से यहां तक पूरा लंबा है। चौड़ाई इसकी क्या है, 5 है। उनने बोला था बीचों बीच 2 रास्ते बनाए गए हैं, एक तो ये, एक खड़े में, तो एक यहां बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसकी लंबाई क्या होगी, आप कहेंगे इसकी लंबाई 60 हो जाएगी और चौड़ाई कितनी रहेगी 5, दोनों बराबर चौड़ाई के हैं। अब इसका एरिया पूछा है, एरिया पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार इस का एरिया निकाल लेते हैं, इस पतली स्ट्रिप का, और एक बार खड़े का एरिया निकाल लेते हैं। दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, पूरे पथ का एरिया हो जाएगा। लेकिन गलती हो जाएगी ऐसा कर देंगे तो। क्या गलती हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं सर, एक बार जो एरिया है वो एक अपने आप के ऊपर से ओवरलैप हो रहा है। ये जो ओवरलैप वाला पोर्शन है, अगर आप दोनों एरियाज को निकाल कर जोड़ देते हैं तो ये दोनों एरियाज तो है, ये जो एरिया है वो 2 बार जुड़ जाएगा, 2 बार जुड़ जाएगा। इसका मतलब हमको एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो बराबर बैलेंस होगा। तो हमने क्या किया, आप करिए कि आप इसका पूरा निकाल दीजिए, इसका पूरा निकाल दीजिए, लेकिन उसमें से ये जो बची जगह है उसको माइनस कर दीजिए। लेकिन मुझे बची जगह की लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है, अब क्या करूँ मैं। तो लेंथ क्या होगी, आप देखेंगे ये अगर 5 है तो ये भी कितनी होगी, आप कहेंगे सर 5 ही तो होगी। ये अगर 5 है तो ये भी क्या होगी, 5 होगी। मतलब कि जितना चौड़ा आपका रास्ता है वही तो इसकी साइड्स होगी, 5 × 5। तो अब देख लेता हूं टोटल इस पाथ का एरिया क्या होगा। तो पाथ का एरिया क्या होगा, पहला 80 × 5, 80 × 5
ये खड़े वाले का हो जाएगा, आई एम सॉरी 60 इसकी ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी 5, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वाला और इसकी जो क्या हो जाएगी 80 लेंथ और 5 ब्रेथ, तो 80 इंटू 5 प्लस 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 ये। अब इसमें क्या हुआ, ये 2 बार जुड़ गया तो एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा। इसकी साइड क्या है 5 इंटू 5, तो माइनस करना पड़ेगा 5 इंटू 5 को। 400 प्लस 300 माइनस 25, ये हो जाएगा 725। जब माइनस करेंगे तो 675 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में समझे तो हमने क्या किया, एक बार लेंथ तो पूरी लेंथ रहेगी, उस लेंथ में हमने गुणा किया है रास्ते की चौड़ाई का, प्लस हमने किया है उसी लेंथ में गुणा किया है मैदान की लेंथ में, मतलब लेंथ में मैदान की लेंथ में रास्ते की चौड़ाई का, मैदान की चौड़ाई में रास्ते की फिर से चौड़ाई का गुणा किया। और हमने रास्ते का जो 5 मीटर का रास्ता था तो 5 इंटू 5 करके उसको माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 2 बार जुड़ रहा था। तो इतने क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा 5 गुणे में 5, 25 मीटर स्क्वायर, इसीलिए हमने लिखा है इसको 5 गुणे में 5। उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ता हूँ मैं। कोई भी डाउट हो आपको, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन में रह गया हो, आपको लग रहा है कि मैंने गलत कराया है या आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर दीजिए, वापस से क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं आपके सामने। एक वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति बराबर हो तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। एक वृत्त की परिधि ये और एक वर्ग की परिमिति बराबर है। देखिए आप बात को समझिए, एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों बराबर है तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, पहले मैं देख लेता हूँ कौन सा फिगर पहले लिखा है इसमें, नहीं तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो हाँ वृत्त की परिधि, वृत्त ही लिखा है पहले। एक वृत्त की परिधि का मतलब क्या है, इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर के बराबर है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। सर क्षेत्रफल के लिए पहले इसके क्षेत्रफल के लिए रेडियस की जरूरत है और इसके क्षेत्रफल के लिए ए की मतलब कि साइड की जरूरत है, लेकिन हमें दिया है कि ये दोनों बराबर है। इसकी परिधि क्या होगी, आप कहेंगे इसकी परिधि होगी 2πr पेरीमीटर। कैसे आया प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसका पेरीमीटर क्या होगा a + a फॉर a, ये दोनों बराबर है तो मैंने बराबर रखना पड़ेगा जब क्वेश्चन में बोला है, क्यों, तभी तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकल कर आएगा। तो देखिए 2 से ये 2 बार कट जाएगा, πr की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 2a। कितनी हो जाएगी 2a। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। फिर मैंने क्या किया, पाई की वैल्यू रख देता हूं 22/7 और इजी हो जाएगा। पाई मैं देख लेता हूं, आई एम सॉरी ये देख लेता हूं मैं कि ऑप्शन पाई के फॉर्म में तो नहीं है, नहीं तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी हमें पाई की वैल्यू रखने की। क्वेश्चन हमारे सामने हाँ पाई के फॉर्म में नहीं है, मतलब पाई की वैल्यू हम रख देते हैं। 22/7r = 2a। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स। अब क्या करूंगा मैं, इस 2 से इस 22 को कर देता हूं तो 11 बच जाएगा, तो यहां बचेगा 11r / 7 = a। बहुत ध्यान से समझिए, 11r = 7a। r और a का अगर मैं रेशियो निकालूं तो r को यहीं रखता हूं, a को ले आता हूं, r/a = 7/11। इतनी बात को आप समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या है कि सर अगर मैं किसी वृत्त को की त्रिज्या 7 रख दूं, किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी रख दूं 7 रख दूं, अगर मुझे इस वृत्त की परिधि और इस वर्ग की परिधि मतलब कि परिमाप बराबर लेकर आना है तो आपको साइड को 11 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा 11। ऐसा प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हो गया, क्योंकि अगर इनने बोला है बराबर है, इसका मतलब जब रेडियस 7 होगी तब इसकी साइड 11 होना चाहिए, तभी ये बराबर होगी। आओ जरा देख लेते हैं 2πr। देखो जब r 7 होता है तो पेरीमीटर कितना होता है 44 होता है। जब एक साइड 11 होगी तो पूरा परिमाप क्या होगा 11 चौका 44। देखो बराबर आ गया ना, है ना, मतलब जो रिलेशन निकला बिल्कुल सही निकला। लेकिन आपको इस पर नहीं जाना, आगे बढ़ते हैं। तो उनने पूछा तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। आपने कहा इनके एरिया के अगर रेशियो की बात अगर मैं करूं तो एरिया इसका क्या होगा πr² और इसका एरिया क्या होगा a × a। तो एरिया πr², रेशियो में इसका एरिया a²। बताइए पाई मतलब 22/7,
आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 गुणे में 7 रेशियो, ए की वैल्यू कितनी आई 11, 11 गुणे में 11, 11 से ये 2 बार कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 14:11। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मेरी बात को आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसका और इसके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 14:11 हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ूँ मैं डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकता। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट भी तो आप इसका स्क्वायर कर सकते थे, स्क्वायर कर दूंगा तो इसमें क्या है, एक कांस्टेंट लगा हुआ है पाई, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप इसी प्रकार करेंगे, पहले बराबर रखा आपने 2πr = 4a, यहाँ से क्या किया आपने r और a की वैल्यू निकाल ली। अगर r की वैल्यू 7 है, a की 11 है, तो रेशो पूछा है एरिया का, तो πr² का रेशो a² से निकालना है। दोनों को जब आप कट करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 14:11। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग का विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण का दुगना है, तो इनका एरिया के बीच में का रेशियो क्या होगा। देखिए क्या बोला है, एक वर्ग है आपके सामने, एक वर्ग जो है ये है और दूसरा वर्ग ये है। इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। दोनों ही वर्ग है। अब साइड की बात नहीं की है, इसमें ये बोला है कि इसका जो विकर्ण है, एक का विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगना है, ये विकर्ण है मान लीजिए। तो अगर मैं मानूं इसका विकर्ण अगर 1 है, सर इसका विकर्ण कितना है 2 है, यही बोला था मेरे सामने कि अगर इसका विकर्ण 1 है तो इसका विकर्ण कितना है 2। दुगने का मतलब क्या है, ये 1 है तब वो क्या है 2। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतना कर लेते हैं कि मैं इसको 1 और 2 नहीं मानता हूं, क्योंकि आपको पता है विकर्ण हमेशा हमने सीखा है a√2, ये सीखा है। तो मैं क्यों ना विकर्ण को a√2 ही मान लूं, a√2 मान लिया मैंने विकर्ण को। तो बोला है कि इसका विकर्ण a√2 है तब उसका विकर्ण दुगना है, मतलब a√2 का दुगना क्या होगा 2a√2, 2a√2, ये हो जाएगा इसका डबल। अब एक बात बताइए, अगर विकर्ण a√2 है तो साइड क्या होगी, आप कहेंगे सर साइड √2 होगी, I'm sorry साइड a होगी। साइड क्या होगी a, क्योंकि साइड a होती है तभी तो विकर्ण a√2 आता है। तो √2 हट जाएगा a, इसकी साइड क्या होगी, इसमें √2 हट जाएगा, साइड आ जाएगी 2a, मतलब इसकी साइड a है तब उसकी साइड 2a है। दोनों के एरिया का डिफरेंस पूछा है। इसका एरिया क्या होगा, अगर साइड a है तो एरिया हो जाएगा a² रेशियो। इसका 2a है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2a × 2a, मतलब 4a²। a का स्क्वायर होता है ना, तो अभी 2a है, 2a का स्क्वायर, a² से a² कट जाएगा, 1:4। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, कहने का मतलब यह है, देखो विकर्ण अगर दुगना था, विकर्ण कितना था 2 गुना था, तो साइड भी तो डबल आई है सर, हाँ है ना। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई वर्ग है तो एक वर्ग की साइड दूसरे वर्ग की साइड उससे दुगनी है तो उसका विकर्ण भी उससे डबल ही होगा, या अगर विकर्ण डबल है तो साइड भी क्या होगी डबल ही होगी। इसका मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम विकर्ण का ही स्क्वायर कर देते तो हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि विकर्ण और साइड दोनों में आपस में सेम रिलेशन ही है। लेकिन आप अभी उस पर मत जाइए, रिलेशन पर मत जाइए, बाय डिफॉल्ट तरीके से करिए। अगर ये a√2 था तो ये इसका 2 गुना होगा, अगर ये a√2 विकर्ण है तो मुझे एरिया चाहिए तो मैं साइड निकालूंगा, साइड a आ जाएगी, इसकी साइड 2a आ जाएगी। एरिया का रेशियो पूछा है तो इसका एरिया a का a² हो जाएगा और 2a² का क्या हो जाएगा 4a², a² से a² कट जाएगा, 1:4 आपका ये एरिया आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने था, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला हमारे सामने है एक आयताकार प्लॉट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बच जाते हैं, लेकिन वो हम फिर बाद में करेंगे, क्वेश्चंस को 3D पढ़ने के बाद ही करेंगे उन क्वेश्चंस को। एक आयताकार प्लॉट है, हाँ एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, अब देखिए रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है और इसका जो एरिया आपको दिया है वो एरिया दिया है 500 मीटर स्क्वायर। आपसे परिमाप पूछा है, क्या पूछा है आपसे, परिमाप। तो देखिए जब ये चीजें रेशियो के फॉर्म में दी होती है, रेशियो का मतलब है अनुपात के फॉर्म में दी होती है, तब आपको अभी सीखते समय, वैसे तो हम शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे इसको, इनको क्या करना है रेशियो के साथ एक x लगा लेना है,
क्योंकि ये रेशियो है। हमें इस x की वैल्यू पता चलेगी तभी तो लेंथ की वैल्यू पता चलेगी। एरिया दिया है 500 मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, मतलब कि 5x गुणे में 4x इज इक्वल टू 500। ये हो गया 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 500। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 25 टाइम्स कट जाएगा, x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5। कई लोग शॉर्ट ट्रिक से करने में क्या कर लेते हैं, उनने कहा लेंथ इंटू ब्रेथ 5 चौका 20, 20 बराबर 500 रख दिया, 20 बराबर 500 रख दिया तो एक की वैल्यू 25 आ जाती है। 20 बराबर जब 500 रखोगे, इस प्रकार जब आप 20 इज इक्वल टू 500 रखोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाती है 25, और वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है, आपने क्या किया, एक की वैल्यू तो रख दी लेकिन इसमें जो रेशियो छुपा था उसका स्क्वायर नहीं किया आपने। स्क्वायर नहीं किया तो अंडर रूट भी नहीं लिया, अंडर रूट नहीं लिया तो 5 का ये 25 बन गया और गलत हो जाएगा सवाल। इसलिए अभी आप तरीके से सीखें इस क्वेश्चन को। आपने कहा जब रेशियो में दिया है तो मैंने एक वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू होगी दोनों में उसको चिपका दिया, x गुणा किया तो 20x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। अभी मैं लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं हम क्वेश्चन को समझने के लिए। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो आपने कहा सर ये लेंथ 5x मैंने मानी थी वो 5 गुणे में 5, x की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगी 25 और ये कितनी हो जाएगी 20। हमसे पूछा है पेरीमीटर परिमाप, तो परिमाप होता क्या है, सभी भुजाओं का योग। ये 25 तो ये भी 25 और ये 20 तो ये भी 20, 25 25 50 और 40 90 मीटर। 90 मीटर इसका क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। या फिर आप आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 × L + B। बात वही है, L 25 B 20 45 हो जाएगा तो 2 × 45 कितना आ जाएगा 90 मीटर। उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान सवाल थे, आपको समझ में आ गए होंगे, आपने एंजॉय भी किया होगा। बहुत ही बेसिक तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को किया है। ये वो क्वेश्चंस है जो शायद आपको पहले से भी आते थे लेकिन करवाना जरूरी था। बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए, इसको लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कि 3D मेंसुरेशन के 3D पार्ट का होगा। थैंक यू सो मच।